हम लोगों का ये जो है 22वां क्लास हो जाएगा और इसमें हम लोग जो है भू आकृतिक चक्र एवं दृश्य भूमि विकास की संरचना को देखेंगे। भू आकृतिक चक्र एवं दृश्य भूमि विकास की संरचना को देखेंगे, यानी कॉन्सेप्ट्स ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल्स एंड लैंडस्केप डेवलपमेंट, इस चैप्टर को देखेंगे। तो भू आकृतिक चक्र एवं दृश्य भूमि विकास की संरचना को देखेंगे। तो पहले इसके बारे में हम लोग परिचय लिखते हैं। भू आकृतियां या भू आकृतिक संरचना भू आकृतिक संरचना प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल है। प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होती है। डेविस ने भू आकृतियों के विकास में 3 मूल कारकों को मूलभूत बताते हुए लिखा है कि स्थलाकृति संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रकार्य होती है। अवस्था का प्रकार्य होती है। इन्हें डेविस का त्रिकूट कहा जाता है। एक भू आकृतिक संरचना प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होता है। डेविस ने भू आकृतियों के विकास में 3 कारकों को मूलभूत बताते हुए लिखा है कि स्थलाकृति संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रकार्य होती है। इन्हें डेविस का त्रिकूट कहा जाता है। संरचना से अभिप्राय भूवैज्ञानिक रचना से है। भूवैज्ञानिक रचना से है, जिसके अंतर्गत भौतिक रासायनिक विवर्तनिकी एवं शैलजन्य विशेषताएं शामिल की जाती है। इन विशेषताओं में शैलों का घनत्व, प्रत्यास्था, भंगुरता, दृढ़ता, खनिज संरचना, भ्रंश, संधि, कोण, सांद्रता, पारगम्यता आदि शामिल हैं। ठीक। संरचना से अभिप्राय भूवैज्ञानिक रचना से है, जिसके अंतर्गत भौतिक रासायनिक विवर्तनिकी एवं शैलजन्य विशेषता शामिल की जाती है। इन विशेषताओं में शैलों का घनत्व, प्रत्यास्था, भंगुरता, दृढ़ता, खनिज संरचना,
भ्रंश, संधि, कोण, सांद्रता, पारगम्यता, ये सब इनको में शामिल किया जाता है। थॉर्नबरी के अनुसार भी सेल संरचना ही स्थलाकृतियों में आधारभूत होती है। स्थलाकृतियों में आधारभूत होती है क्योंकि पहले सेल संरचना विकसित होता है, सेल संरचना विकसित होती है तथा बाद में उस पर भू आकृतियों का विकास होता है। सेल संरचना तय करती है, सेल संरचना तय करती है कि किसी भूभाग का अपक्षय और अपवर्तन किस दर से होगा। और यह दर भू आकृतियों के विकास को प्रभावित करती है। ठीक, भू आकृतिक संरचना प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होता है। डेविस महोदय ने जो है भू आकृति के विकास के लिए 3 कारकों को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने जो है इसमें संरचना, प्रक्रम और अवस्था का जिक्र किया था। इसे जो है डेविस का त्रिकूट भी कहा जाता है। संरचना से इनका अभिप्राय जो है वह वैज्ञानिक रचना से था, जिसके अंतर्गत जो है चट्टानों की जो है विशेषता, रासायनिक उसकी जो विशेषता होती है या विवर्तनिकी या शैलजन जो व्यवस्था होती है उसको शामिल किया गया था। इसमें शैलों का जो घनत्व है, प्रत्यास्थता है, भंगुरता है, दृढ़ता है, खनिज संरचना है, संधि, कोण, सांद्रता, ये सब शामिल इसमें किया जाता है। इसके अलावा जो थॉर्नबेरी थे उन्होंने सेल संरचना को जो है स्थलाकृतियों का आधारभूत तत्व बताया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पहले सेल संरचना विकसित होती है, फिर बाद में जो है उसमें भू आकृतियों का विकास होता है। और सेल संरचना तय करती है कि किसी भूभाग का अपक्षय और अपवर्तन किस दर से होगा, क्योंकि सेल संरचना जो है वो कठोर भी हो सकती है और मुलायम भी हो सकती है। और अगर मुलायम होगी तो उसका अपक्षय या अपवर्तन थोड़ा तेजी से होगा, कठोर वाले का थोड़ा धीमी से होगा। इसीलिए सेल संरचना तय करती है कि किसी भूभाग का अपक्षय और अपवर्तन किस दर से होगा, और यह दर भू आकृति के विकास को भी प्रभावित करती है। तो इसके अंतर्गत जो हम लोग पहले देखते हैं प्रक्रम को, कि प्रक्रम क्या होता है। स्थलाकृतियों का स्वरूप निर्धारित करने में प्रक्रम का वैसा ही योगदान है जैसा कि एक लेख लिखने में पेन का या लेखनी का योगदान होता है, लेखनी का। ठीक, स्थलाकृतियों का स्वरूप निर्धारित करने में प्रक्रम का वैसा ही योगदान है जैसा कि एक लेख लिखने में लेखनी का। स्थलाकृतियों के निर्माण में रचनात्मक, विनाशात्मक प्रक्रम सदैव सक्रिय रहते हैं। तथा स्थल रूपों पर अपनी
विशिष्ट छाप छोड़ते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए, उष्ण आर्द्र प्रदेशों में प्रवाही जल के कार्य से प्रपात, घाटियां, जलोढ़ पंख, विसर्प, डेल्टा आदि विशिष्ट स्थल रूप निर्मित होते हैं। इसके अलावा जो है शुष्क प्रदेशों में पवन के कार्य से वातगर्त, ज्योजेन, थारडंग, बरखान आदि स्थलाकृतियां प्राप्त होती हैं। प्रकर्म क्या होता है कि स्थल रूपों का स्वरूप निर्धारित करता है, ठीक है, कि स्थल रूप किस प्रकार से होगा। और प्रकर्म कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि कहीं पे जल प्रभावी है तो वहां पर जल जो है प्रकर्म का कार्य करेगा, यानी जिसके द्वारा अपक्षय अपर्दन किया जाता है, जिससे वहां पर कुछ रचना की जाएगी, किसी चीज का विनाश होगा, वहां पर किसी चीज में उत्थान आएगा और उसका घर्षण करके फिर से उसे समतल कर दिया जाएगा, वो सारे प्रकर्म के तहत आते हैं। ये स्थल रूपों का जो स्थलाकृतियां होती है उसका स्वरूप निर्धारित करता है। और स्थलाकृति के निर्माण में जो है ये रचनात्मक विनाशात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है, और ये हमेशा सक्रिय होता है। जैसे कि उष्ण आर्द्र प्रदेश में प्रवाही जल के कार्य से वहां पर कई प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है, जैसे कि हमने पीछे देखा था कि वहां पर प्रपात बनता है, घाटियां बनती है, जलोढ़ पंख बनते हैं, विसर्प बनते हैं, डेल्टा बनते हैं। ये सारे स्थल रूपों का निर्माण जो है वहां पर जल के द्वारा होता है। इसके अलावा हमने देखा था कि जो शुष्क प्रदेश होते हैं वहां पर पवन का कार्य जो है वो अधिक हो जाता है, और पवन के कार्य से जो है वहां पर ज्योजेन, थारडंग, बरखान जैसी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो प्रवाही जल है वो उष्ण आर्द्र प्रदेश में जो प्रवाही जल है और शुष्क प्रदेशों में जो पवन है, ये दोनों जो है पवन और जल जो है ये प्रकर्म का ही कार्य कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्थलाकृतियों का स्वरूप निर्धारण कर रहे हैं वहां पर, तो ये जो है वहां का प्रकर्म कहलाएगा। इसी तरह अवस्था होती है। अवस्था अवस्था से अभिप्राय स्थल खंड के विकास की विशिष्ट अवस्था से है। डेविस के अनुसार मानव जीवन की भांति स्थल खंड के विकास में भी युवावस्था, पौधावस्था तथा जीर्ण या वृद्धावस्था आती है। यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक अवस्था एक नियत समय पर आए। ठीक, ये प्रकरण पर डिपेंड करता है कि वो कब आएगा। जैसे कि मुलायम शैलों वाले स्थलखंड शीघ्र ही
विकास की सभी अवस्था से गुजरते हैं, विकास की सभी अवस्थाओं से या अवस्थाओं को पार कर लेते हैं, ठीक। जबकि कठोर सेल वाले देर से, ठीक। विभिन्न अवस्था की अवधि पर किसी प्रदेश की संरचना का प्रभाव, संरचना का प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है, ठीक। अवस्था क्या है? तो अवस्था से अभिप्राय क्या होता है कि जो स्थल खंड का विकास हो रहा है वो किस अवस्था में है, ठीक है। उसकी जो स्थल खंड है वो अभी शुरुआत के तौर पे है या उसकी अवस्था किस हद तक बढ़ी है, यहाँ पर अवस्था का वो मतलब निकलता है। और जो डेविस महोदय थे उन्होंने अवस्था के बारे में कहा था कि जिस तरह से मनुष्य के जीवन में अलग अलग अवस्थाएं आती है, उसी तरह स्थल खंड के विकास में भी जो है अलग अलग अवस्थाएं आती है। जैसे कि उसमें युवा अवस्था आता है, पौधा अवस्था आता है और वृद्धा अवस्था आता है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक अवस्था एक नियत समय पे ही आए, ये कब आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो प्रत्येक अवस्था का ये जो समय है ये प्रकर्म पर डिपेंड करता है, वहां पर प्रकर्म किस प्रकार का है। जैसे कि मुलायम सेल वाला जो स्थल खंड होता है वो शीघ्र ही विकास की सभी अवस्था को पार कर जाता है, क्योंकि जो मुलायम सेल होते हैं इसको प्रकर्म को काटना या इसका अपक्षय या अपर्दन करना थोड़ा आसान होता है कठोर सेल की अपेक्षा में। क्योंकि जैसे कि ऊपर में आपने देखा था कि जो जल है या पवन है ये प्रकर्म का कार्य करते हैं, तो जल या पवन जो है वो मुलायम सेल को कठोर सेल की अपेक्षाकृत कम समय में अपक्षय या अपर्दन कर देंगे। तो इसी तरह जो है मुलायम सेल वाले स्थलखंड शीघ्र ही विकास की सभी अवस्थाओं को पार कर लेते हैं, जबकि कठोर सेल जो है वो देर से अवस्था को पार करता है, ठीक है। विभिन्न अवस्था की अवधि पर किसी प्रदेश की संरचना का प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं डेविस का भौगोलिक चक्र। डेविस महोदय ने सन 1899 में भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। डेविस के अनुसार भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है, जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपर्दन के प्रकर्म द्वारा एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। ठीक। डेविस के अनुसार स्थल रूप संरचना प्रकर्म व अवस्था के प्रतिफल होते हैं, जो मैंने ऊपर लिखा था। इन्हें जो है डेविस का त्रिकूट कहा जाता है।
ट्रायो। ठीक। डेविस का भौगोलिक चक्र। डेविस महोदय जो है 1899 में भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार जो है भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपरदन के प्रक्रम द्वारा जो है आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। और आपने देखा था कि जो संरचना है, प्रक्रम है और अवस्था है, इसको जो है डेविस का त्रिकूट कहा जाता है। ठीक। डेविस के विचारों पर डार्विन के जीवों के विकास के सिद्धांत का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। उनके अनुसार कोई भी भू आकार किसी जीव के विकास के क्रम में ही विकसित होता है। ठीक। डार्विन के विचार डेविस के विचार पर जो है डार्विन के जीवों के विकास के सिद्धांत का जो है अत्यधिक प्रभाव था। अब हम लोग देखते हैं डेविस के भौगोलिक चक्र जो है वो किन किन मान्यताओं पर आधारित है। तो डेविस का भौगोलिक चक्र निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। एक जो है पहला स्थल रूप अंतर्जात तथा बहिर्जात बलों की पारस्परिक क्रिया का प्रतिफल है। ठीक। स्थल रूप जो है अंतर्जात और बहिर्जात बलों की पारस्परिक क्रिया का प्रतिफल है, और इसको हमने सबसे पहले देखा था इसी के बारे में, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल के बारे में। दूसरा जो है स्थल रूपों का विकास कर्मिक रूप में होता है। जो पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन का अनुसरण करता है। ठीक। तीसरा जो है नदियां अपनी घाटी को उस समय तक गहरा करती है जब तक वे व्यवस्थित या पर्वणित दशा न प्राप्त कर ले। पर्वणित दशा के उपरांत क्षैतिज अपर्दन द्वारा घाटी चौड़ी होने लगती है। घाटी चौड़ी होने लगती है। ठीक। स्थल खंड का उत्थान तीव्र गति से
लघु अवधि में होता है, जबकि अपर्दन लंबी अवधि तक सक्रिय रहता है। इसके अलावा जो है अपर्दन उत्थान की समाप्ति, अपर्दन उत्थान की समाप्ति पर अपर्दन उत्थान की समाप्ति पर ही आरंभ होता है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात अपर्दन और उत्थान साथ साथ नहीं होता है, अपर्दन और उत्थान साथ साथ नहीं होते हैं। डेविस का जो भौगोलिक चक्र था वो इन सारी मान्यताओं पर आधारित है। जैसे कि जो पहला मान्यता है कि स्थल रूप जो है वो अंतर्जात और बहिर्जात बलों की पारस्परिक क्रिया का प्रतिफल है। स्थल रूप का विकास कर्मिक रूप से होता है और वो प्रावरणीय दशाओं के परिवर्तन के अनुसार उसमें वृद्धि होती है या उसका विनाश होता है। नदियां जो है अपने घाटी को उस समय तक गहरा करती है जब तक कि वो व्यवस्थित या प्रवणित दशा न प्राप्त कर ले, और जब वो प्रवणित दशा प्राप्त कर लेती है यानी कि व्यवस्थित दशा प्राप्त कर लेती है तब वो जो है लंबवत अपर्दन के जगह जो है क्षैतिज अपर्दन करती है, और क्षैतिज अपर्दन से जो है घाटियां चौड़ी होती है, और इसको हमने पहले भी देखा था। स्थल खंड का उत्थान जो है तीव्र गति से लघु अवधि में होता है, लेकिन जब अपर्दन उस पर सक्रिय हो जाता है तब उसका उत्थान नहीं होता है, क्योंकि अपर्दन और उत्थान जो है वो साथ साथ नहीं होते हैं। अपर्दन जो है वो उत्थान की समाप्ति पर ही आरंभ होता है। ठीक, डेविस महोदय का भौगोलिक चक्र जो है 3 अवस्था से वो गुजरता है। तो डेविस महोदय का भौगोलिक चक्र या अपर्दन चक्र की निम्नलिखित 3 अवस्था या 3 अवस्थाएं बताई है। पहला जो है वो युवा अवस्था, इस अवस्था या यह अवस्था स्थल खंड के उत्थान के पूर्ण होकर अपर्दन प्रारंभ होने के साथ ही शुरू होती है। ठीक, यह अवस्था स्थल खंड के उत्थान के पूर्ण होकर अपर्दन प्रारंभ होने के साथ ही शुरू होती है। इस पर सर्वप्रथम अनुवर्ती नदियां कहने का मतलब जो ढाल के अनुरूप बहती है, यानी कि ढाल के अनुरूप बहने वाली नदी। तो इस पर सर्वप्रथम अनुवर्ती नदियां प्रवाहित होती है। नदियां लंबवत कटाव द्वारा अपनी घाटी को गहरा करती है। तो अपनी घाटियां गहरी करती है, इसे घाटी गर्तन कहते हैं।
घाटी गर्दन कहा जाता है। ठीक। शीर्ष अपर्दन द्वारा घाटियों की लंबाई बढ़ने से शीर्ष अपर्दन द्वारा घाटियों की लंबाई बढ़ने को सरिता दीर्घाकरण कहते हैं। घाटी के गहरा होने से सापेक्षिक उच्चावच बढ़ता है, जबकि निरपेक्ष उच्चावच स्थिर रहता है। घाटियां भी आकार की होती है, जिनका पार्श्व ढाल उत्तल ढाल वाला होता है। गार्ज तथा कैनियन का निर्माण होता है। नदी घाटी में जलप्रपात, क्षिप्रिका आदि का निर्माण होता है। जो समय के साथ तरुणा अवस्था के अंत में समाप्त हो जाता है। ठीक। डेविस महोदय ने जो अपर्दन चक्र है उसकी 3 अवस्था बताई थी, उसमें हम लोग युवा अवस्था को देख रहे हैं। यह अवस्था जो है यानी युवा अवस्था, वो उत्थान के पूर्ण होकर ही जैसे अपर्दन उस पर प्रारंभ होता है उसके साथ ही युवा अवस्था शुरू हो जाता है। इसमें जो अनुवर्ती नदियां होती है, सबसे पहले अनुवर्ती नदियां मतलब इसमें जो भी स्थलखंड का उत्थान होगा और उस पर अपर्दन शुरू होगा, वहां पर सबसे पहले अनुवर्ती नदियां जो ढाल के अनुरूप बहने वाली नदी होती है वो प्रवाहित होती है। और ये नदी जो है लंबवत कटाव करती है, क्योंकि वो ढाल जो है तीक्ष्ण रहता है उस समय, तो ये लंबवत कटाव करते हुए जो है जो घाटी रहती है उसको गहरा करती है और उसे जो है घाटी गर्तन कहा जाता है। ठीक। शीर्ष अपर्दन द्वारा जो है घाटियों की लंबाई जब बढ़ती है तो उसको सरिता दीर्घाकरण कहते हैं, क्योंकि नदी जो है उसका विस्तार होता है और घाटी को गहरा होने से सापेक्षिक उच्चावच बढ़ता है, और जबकि निरपेक्ष उच्चावच जो है वो स्थिर रहता है। सापेक्षिक उच्चावच कहने का मतलब जैसे कि ये पर्वत है और यहाँ पर ये घाटी है, तो यहाँ पर नदी अगर कटाव कर रही है तो ये जो घाटी नदी का जलस्तर नीचे जाता जाएगा और ये घाटी जो है ऐसे लगेगा जैसे ये ऊपर बढ़ता है। ठीक है। लेकिन जबकि इसका जो है लंबाई इसका आधार तल की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि वहां पर कटाव हो रही है, तो इसलिए सापेक्षिक उच्चावच बढ़ता है और निरपेक्ष उच्चावच जो है वो स्थिर रहता है। घाटियां जो है यहाँ पर भी आकार की होगी, जिसका पार्श्व ढाल जो है वो उत्तल ढाल वाला होता है। इसमें गॉर्ज और कैनियन का भी निर्माण होता है। नदी घाटी में जलप्रपात क्षिप्रिका का भी निर्माण होगा, जो समय के साथ जो है तरुणावस्था के अंत में समाप्त हो जाता है। इसी तरह इनकी जो दूसरी अवस्था है वो है पौधावस्था। यह अवस्था सबसे लंबी होती है। यह अवस्था सबसे लंबी होती है। इसमें पार्श्व अपर्दन प्रारंभ हो जाता है, जिससे घाटियां चौड़ी होने लगती है।
अभी हम लोग जो है इसके ग्राफ के माध्यम से भी इसको समझेंगे। तो जिससे घाटियां चौड़ी होने लगती है, इस प्रक्रिया को घाटी का चौड़ा होना कहते हैं। कहीं कहीं पे घाटी चौड़ीकरण भी लिखा रहता है। इसके अलावा जो है इस अवस्था में निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों उच्चावचों में कमी आती है। सरिता अपहरण, नदी विसर्प, बाढ़ का मैदान निर्मित होता है तथा भूखंड समतल होने लगता है। पौधावस्था जो है सबसे लंबी अवस्था है। इसमें अपर्दन जो है वो प्रारंभ हो जाता है और अपर्दन में भी जो है पार्श्व अपर्दन प्रारंभ हो जाएगा, यानी जो स्थलाकृति है उसका विनाश होना शुरू हो जाता है। और इसमें जो है घाटियां चौड़ी होने लगती हैं, क्योंकि ढाल अब उतना तीक्ष्ण नहीं रह जाता है, तो इसलिए लंबवत कटाव की जगह जो है वहां पर नदियां जो है वो क्षैतिज कटाव करने लगती है, इसलिए घाटियां जो है चौड़ी होने लगती है। और इस प्रक्रिया को जो है घाटी का चौड़ा होना कहते हैं। और इस अवस्था में निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों उच्चावचों में कमी आएगी। सरिता अपहरण हो गया, नदी विसर्प हो गया, बाढ़ का मैदान होगा, ये सारे निर्मित होंगे। जब नदियां जो है, नदी का जल जो है वो बाउंड्री को तोड़ देगा तो वहां पर बाढ़ का मैदान, यानी जल जो है इधर उधर बिखर जाएंगे, तो वहां पर बाढ़ का मैदान निर्मित हो जाएगा। और इस अवस्था में भूखंड का समतलन होना शुरू हो जाता है। अगला जो है वो है वृद्धावस्था, या इसको जीर्णा अवस्था भी कहते हैं। इस चरण में न्यून प्रवणता व गतिज ऊर्जा में कमी आने के कारण लंबवत अपर्दन पूर्ण समाप्त हो जाता है, पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाता है। पार्श्व अपर्दन वो घाटी का चौड़ा होना जारी रहता है। जल विभाजकों के आकार में अधःक्षय और पृष्ठवर्ती अपर्दन के कारण ह्रास होता है तथा निरपेक्ष उच्चावच तेजी से कम होता है। ठीक, हमने पहले चैप्टर में बात किया था कि निरपेक्ष ऊंचाई और सापेक्ष ऊंचाई क्या होती है। तो वृद्धा अवस्था में क्या होता है कि इस चरण में न्यून प्रवणता और गतिज ऊर्जा में कमी आने लगता है, जिस कारण लंबवत अपर्दन जो है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। पार्श्व अपर्दन और घाटी जो है चौड़ा होना शुरू हो जाती है, यानी लगभग समतलीकरण को प्राप्त कर लेगा। और जल विभाजक के आकार में अधःक्षय और पृष्ठवर्ती अपर्दन के कारण ह्रास होता है और निरपेक्ष उच्चावच में तेजी से कमी आता है। इसके अलावा जो है घाटियों का पार्श्व ढाल अवतल होता है,
नदियां विसर्प बनाती हुई विस्तृत बाढ़ का मैदान निर्मित करती है। इस लगभग समतल मैदान को डेविस ने पेनी प्लेन मैदान कहा है, और पेनी प्लेन का मतलब समप्राय, पेनी प्लेन मैदान कहा है। ठीक, तो इस सतह पर उत्तल अवतल ढाल वाली कम ऊंचाई की बिखरी हुई अवशिष्ट पहाड़ियां पाई जाती है। जिन्हें डेविस ने मोनेडनॉक की संज्ञा दी है। ठीक, तो वृद्धावस्था जीर्णावस्था में क्या होता है कि इस चरण में न्यून प्रवणता और गतिज ऊर्जा में कमी आने के कारण लंबवत आवर्तन पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाता है। पार्श्व अपर्दन और घाटी का चौड़ा होना जारी रहता है। जल विभाजकों के आकार में अधय क्षय और पृष्ठवर्ती अपर्दन के कारण ह्रास होता है और निरपेक्ष उच्चावच तेजी से कम होता है। घाटियों का पार्श्व ढाल अवतल होता है। नदियां विसर्प बनाती हुई विस्तृत बाढ़ का मैदान निर्मित करती है और इस लगभग समतल मैदान को डेविस ने पेनी प्लेन यानी समप्राय मैदान कहा है। और इस सतह पर उत्तल अवतल ढाल वाली कम ऊंचाई की बिखरी हुई अवशिष्ट पहाड़ियां पाई जाती है, जिसे डेविस ने मोनेडनॉक कहा है। और ये सब चीजों को हमने पहले देखा है। तो इस क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। आगे जो है हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे।